बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आगे शाह वलीउल्लाह को देखते हैं। यहाँ पे हमने छोड़ा था। और परसों सिग्नल की वजह से क्लास नहीं हो सकी। कल मेरी ज़रा अपसेट थी, तो इस वजह से तो इंशाल्लाह इसको हम वीकेंड पे कवर कर लेंगे, जो हमारी छुट्टियां हुई हैं एक दो बीच में। अच्छा, शाह वलीउल्लाह को जो है वो इमामुल हिंद कहा जाता है। शाह वलीउल्लाह इज आल्सो कॉल्ड। इनसे पहले एक थे शेख अहमद सरिंदी, उनको मुजद्दिद अल सानी कहा गया। ठीक है। और एक और भी टाइटल था उनका, किसको याद है? हाँ जी, उनका एक और भी टाइटल था शाह वलीउल्लाह का। सॉरी, शेख अहमद सरिंदी का। जल्दी से बताएं जिसको याद है। इमाम रब्बानी सर। इमाम रब्बानी, ठीक है। और इसी तरह शाह वलीउल्लाह को इमाम, उनको इमाम रब्बानी कहा जाता है, इनको इमामुल हिंद कहा जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ही डाइड इन 1762। 1762 में शाह वलीउल्लाह जो है वो फोत हो गए। ठीक हो गया। और फिर क्या हुआ कि शाह वलीउल्लाह के ना 5 बेटे थे, उनमें से एक बेटे का नाम उस्मान था। और उस उस्मान का एक बेटा था जिसका नाम था शाह इस्माइल। ठीक हो गया। अब ये जो, इधर मैं लिख भी देता हूँ। शाह वलीउल्लाह, शाह वलीउल्लाह had 5 sons, in which one was Usman, and Usman, uh, Shah Ismail was the son of उस्मान, यानी कि शाह वलीउल्लाह के ये पोते लगे। और उस्मान के ये बेटे थे शाह इस्माइल। ठीक हो गया। बचपन में इनके जो है ना वालिद फोत हो गए, उस्मान। ठीक हो गया। तो ये जो शाह इस्माइल हैं, इनकी परवरिश जो है ना वो शाह अब्दुल अजीज ने की। ठीक है। शाह अब्दुल अजीज ने जो है वो फिर शाह वलीउल्लाह के पोते की परवरिश की, किसकी? इसकी, शाह इस्माइल की। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो शाह इस्माइल हैं, लिखने की जरूरत नहीं है शाह अब्दुल अजीज का, बेशक, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये जो शाह इस्माइल हैं, जब ये बड़े हुए तो इनकी दोस्ती एक बंदे से हुई। उस बंदे का नाम था सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी। सैयद अहमद बरेलवी वाज द फ्रेंड ऑफ शाह इस्माइल। अब शाह इस्माइल कौन थे? मैंने आपको बता दिया कि वो शाह वलीउल्लाह के पोते थे, उस्मान के बेटे थे, इस्माइल। अच्छा, इनसे दोस्ती हुई सैयद अहमद बरेलवी से। तो अब यहाँ पे खिदमात स्टार्ट हो जाती हैं जी सैयद अहमद बरेलवी की। मैंने लिंक आपको बता दिया कौन थे, किसके दोस्त थे। ठीक है। अब यहाँ से तीसरे एक स्कॉलर की खिदमात स्टार्ट हो जाती हैं, सैयद अहमद बरेलवी। ये 3 स्कॉलर्स इंपॉर्टेंट हैं सब कॉन्टिनेंट में। एक शेख अहमद सरिंदी, एक शाह वलीउल्लाह, और एक सैयद अहमद बरेलवी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इनको देखते हैं जी सैयद अहमद बरेलवी को थोड़ा सा। ठीक है। 1786 में ये पैदा हुए, सैयद अहमद बरेलवी। ही वॉज बॉर्न इन 1786। ठीक हो गया। और अब तकरीबन ये दोनों इकट्ठे ही दोस्त भी थे, शाह इस्माइल जो के पोते थे शाह वलीउल्लाह के, और सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है। और मजहब के लिए दोनों काम करते थे। इन्होंने सोचा, इन दोनों ने, कि शाह वलीउल्लाह जो है ना, उन्होंने हुक्म दिया था जिहाद का। ठीक है, लेकिन उन्होंने जिहाद करने का सिर्फ सोचा था, उन्होंने किया नहीं। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब हम जो हैं वो उनका ये ख्वाब जो है वो पूरा करते हैं जिहाद का। उन्होंने मुसलमानों को जिहाद का हुक्म दिया था। ठीक हो गया। जिहाद का हुक्म मुसलमानों को किसने दिया था? शाह वलीउल्लाह ने। शाह वलीउल्लाह gave the inspiration of jihad to Muslims of subcontinent, which was initiated या started, ये जो इंस्पायरेशन जो है ये स्टार्टेड बाय सैयद अहमद बरेलवी।
एंड शाह इस्माइल, सैयद अहमद बरेलवी, ये इसको परवान चढ़ाया, बरेलवी एंड शाह इस्माइल, उनके पोते ने इस्माइल। ठीक हो गया जिहाद की। अब इन्होंने सोचा कि हम जिहाद करते हैं। उन्होंने कहा कि एक दफा वो हज पर भी गए वैसे 1824 में दोनों मिल के, ठीक है। दे बोथ वेंट टू वेंट फॉर हज इन 1824। अच्छा, इन्होंने सोचा अब जिहाद करना है तो ऐसा करते हैं कि पहले तो पूरे सब कॉन्टिनेंट का चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगा के पहले ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा जहाज की जरूरत किस जगह पे है, हमें बिला वजह ना जहाज कर लेना। ठीक है, तो इन्होंने सब कॉन्टिनेंट का चक्कर लगाया और चक्कर लगाते 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 ये पहुंचे पेशावर दोनों। ठीक है, पेशावर में एक सिख की हुकूमत थी जिसको कहते हैं राजा बुद्ध सिंह। ठीक हो गया। दे रीच्ड पेशावर, पहले इन्होंने हज किया, फिर ये पेशावर पहुंचे। दे रीच पेशावर वेयर द रूलर वाज, इसका नाम था राजा बुद्ध सिंह। ठीक है। अच्छा, ये जो राजा बुद्ध सिंह था बेसिकली ये असिस्टेंट था या सब ऑर्डिनेट था राजा रंजीत सिंह। ठीक है, राजा रंजीत सिंह हलवाई या हलवा। ठीक है। राजा बुद्ध सिंह was the assistant of राजा रंजीत रंजीत सिंह हलवा, राजा रंजीत सिंह हलवा। ये राजा था लाहौर का, यानी कि पंजाब का आप समझ ले, रूलर था पूरे पंजाब का। ठीक है। हु वाज द रूलर ऑफ पंजाब, बेसिकली लाहौर में इसका ये था कैपिटल। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि यहाँ पे जो ये सिख हैं, ठीक है, इन्होंने जो है वो क्या नाम है, यहाँ के जो दोनों राजे हैं इन्होंने बहुत लूट मार की हुई है और मुसलमानों को ये मारते थे, मुसलमानों पर जुल्म करते थे। ठीक हो गया। और मुसलमानों को जो है वो बल्कि मजहब से भी हटाते थे। ठीक हो गया। तो अब इन्होंने कहा कि हम इनके खिलाफ जो है वो जिहाद करते हैं और यहाँ पे मुसलमानों को दोबारा से बहाल करते हैं। तो ये तकरीबन वही 1824 में इन्होंने हज किया। तो ये बात है 1826 की कि तकरीबन 7,000 के करीब मुजाहिदीन इकट्ठे करके, यानी कि 7,000 के करीब लश्कर लेके, ठीक हो गया। अब ये आए सिंध और सिंध से आए बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से आए कंधार, ठीक है, कंधार से काबल और वहां से पेशावर। ठीक हो गया, क्योंकि काबुल और पेशावर जो है ना वो आपको पता है बॉर्डर मिलता है। ठीक है, पेशावर में से एक पास है जिसे खैबर पास कहते हैं, वो कनेक्ट होता है काबुल पे। काबुल कैपिटल है अफगानिस्तान का। कोई सफेद माउंटेन रेंज है उसके ऊपर से जाता है खैबर पास। ठीक हो गया। तो पेशावर से अब जितने भी ये हमले करते थे ना अफगानिस्तान से बादशाह इधर सब कॉन्टिनेंट, वो खैबर पास ही यूज करते थे। ठीक हो गया। अमीर तैमूर लंग और ये सारे जितने भी आए थे खैबर पास। तो ये हुआ कि इतना बड़ा चक्कर इन्होंने क्यों लिया, इन्होंने इस वजह से लिया ताकि और भी मुजाहिदीन बीच में शामिल होते जाएं। वैसे तो डायरेक्ट सिंध से भी ये जा सकते थे पेशावर, डायरेक्ट बलूचिस्तान से भी पेशावर जा सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट जो है वो सिंध से जो है पहले सिंध गए। ठीक है, सिंध से बलूचिस्तान गए, अब बलूचिस्तान से डायरेक्ट पेशावर नहीं गए, बल्कि बलूचिस्तान से जो है ना वो अफगानिस्तान चले गए, अफगानिस्तान के एक सिटी कंधार गए, वहां से लोगों को इकट्ठा किया। कंधार से फिर अफगानिस्तान की सिटी काबुल गए और फिर काबुल से दोबारा वापस आए पाकिस्तान की तरफ, पेशावर की तरफ, और फिर इन्होंने हमला किया। ठीक है। और अब जब हमला किया तो ये वैसे मैं इनका रूट आपको लिख भी देता हूँ। दे बोथ वेंट टू सिंध एंड देन
बलूचिस्तान, एंड देन कंधार, एंड देन काबुल, एंड देन पेशावर, एंड 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 gathered gathered the army of 7,000, ठीक है, मुजाहिदीन, 7,000 और भी मुजाहिदीन साथ मिलाए, एंड देन अटैक टू बोथ राजाज, पहले पेशावर पे हमला किया फिर लाहौर पे किया, ठीक है, दोनों राजाज पे इन्होंने हमला किया क्योंकि ये बड़ा जालिम थे, ठीक है, इन्होंने उन पे अटैक किया, ठीक हो गया। और यहाँ पर सिख और मुसलमानों के दरमियान जो है ये जंग हुई, ठीक है, यहाँ पे सिख और मुसलमानों के दरमियान जंग हुई, और फिर ऐसा ऐसा जंग फैलती भी गई, और ये केपी के कुछ और इलाकों तक फैली, जिस तरह एबटाबाद तक भी गई, ठीक हो गया। और फिर यहाँ पर ये जंग जो है ये सैयद अहमद बरेलवी ने जीत ली, ठीक है। दिस फाइट दिस फाइट वाज वon बाय सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है, सैयद अहमद बरेलवी ने ये जंग जो है ये यहाँ पे उन्होंने जीत ली, और लेकिन बाद में इनको यहाँ पे कत्ल भी कर दिया गया, ठीक हो गया, लेकिन जंग जीत गए थे। लेकिन वो जो बड़े वाला राजा था ना रंजीत सिंह, उसने इनका जो है वो कत्ल भी करवा दिया, ठीक हो गया। तो वैसे सिखों का एक दफा इन्होंने नामो निशान जो है वो मिटा दिया, ठीक है। इसको वार ऑफ बालाकोट भी कहते हैं। बालाकोट जो है ये एबटाबाद में है, ठीक है, एबटाबाद के आपके है ना नारायण कागान शुगरान, तो उसकी सबसे जो बड़ी तहसील है वो बालाकोट है। यहाँ पे जलजिला भी आया था, आई थिंक सो, कब आया था, 2005 में, 2005 में एक जलजिला आया था ना ये बालाकोट में, याद है किसी को? हाँ जी, जलजिला कब आया था? बोले, पता लगे आप लोग जाग रहे हैं, सो रहे हैं। सर 2005 में मेरा ख्याल 5 तारीख थी कोई, आई हाँ थिंक, कोई मुझे ऐसा जहाँ ही तक था, आठ याद है। तारीख थी आई थिंक सो, 8 अक्टूबर आठ, हाँ 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर 2005। 5 ऐसे ही है ना। हाँ 8 हाँ 8 अक्टूबर, थी। बहुत बड़ा जलजिला आया था एबटाबाद में, ठीक है। तो बालाकोट में, सर एबटाबाद की तहसील में बालाकोट में, ठीक हो गया। अच्छा, ये वार ऑफ बालाकोट के मकाम पे ये चूंकि अहमद बरेलवी को शहीद किया गया, तो इसलिए वार ऑफ बालाकोट भी कहलाती है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो वार है किसके दरमियान थी? सैयद अहमद बरेलवी और राजा रंजीत सिंह, मेन जो रूलर था पंजाब का वो राजा रंजीत सिंह ही था, तो उसी के दरमियान गिनी जाती है, ठीक है। सैयद अहमद बरेलवी एंड राजा रंजीत सिंह, वो जो मैंने ऊपर रखे हैं रंजीत सिंह, इनके दरमियान ये वार थी। इसको वार ऑफ बालाकोट भी कहते हैं, ठीक हो गया। और इसको मुजाहिदीन मूवमेंट इन इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दिस वार इज आल्सो नोन एज, कब हुई जी? ठीक है, इसका ईयर मैंने आपको लिख दिया है, ठीक है, 1826, ठीक है, नहीं लिखा तो लिख लें, ये 1826 में गए थे, ठीक है। दिस वार इज आल्सो नोन एज मुजाहिदीन मूवमेंट मूवमेंट इन सब कॉन्टिनेंट। यहाँ से मुजाहिदीन की तहरीक का आगाज हुआ, जिहाद का आगाज हुआ कॉन्टिनेंट, ठीक हो गया, जिसमें मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आप देख रहे हैं 7,000 मुसलमान थे, ठीक हो गया, तो इसलिए उन्होंने ये जीत भी ली। लेकिन फिर आखिर इनकी जो मज़ार है सैयद अहमद बरेलवी का वो भी इधर ही है, बालाकोट में, ठीक है। द ग्रेव ऑफ द ग्रेव ऑफ सैयद अहमद बरेलवी शहीद इज इन बालाकोट। ये केपी के में है बालाकोट, मैंने बताया ये एबटाबाद की तहसील है, बाकी तहसीलें भी हैं नारायण कागान शुगरान, और ये उसमें एक बड़ी तहसील है जिसे हम बालाकोट कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मैंने बैटल ऑफ बालाकोट भी आपको बता दी यहाँ पर हुई।
1826 में। ठीक हो गया, मैं लिख देता हूँ 1826। ठीक हो गया। अच्छा, फिर ये है कि सैयद अहमद बरेलवी जो है ना, आप कह लें कि ही मेड द फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट एवर प्योर मुस्लिम स्टेट इन इंडिया। ठीक है, इनको जाना जाता है किस टाइटल से कि ही लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट एवर प्योर मुस्लिम प्योर मुस्लिम स्टेट इन इंडिया। ये अब जो इन्होंने जीता था ना केपीके का इलाका और ये पेशावर और ये सारा, ये अब प्योर मुस्लिम स्टेट बन चुकी थी। प्योर मुस्लिम कैसे कि यहाँ पे अब हिंदू और सिखों का नामो निशान उन्होंने मिटा दिया था। अब यहाँ पे सिर्फ मुसलमान मुजाहिदीन रहते थे। वैसे तो सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में आपने देखा था, ठीक है, सॉरी इंडिया में नहीं लिखना था, सब कॉन्टिनेंट लिखना था, इन सब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट। वैसे तो आपने सब कॉन्टिनेंट में देखा था कि सिख भी हैं, हिंदू भी हैं, मराठास भी हैं, मुसलमान भी हैं, बादशाह अगरचे मुसलमानों की है, लेकिन बाकी भी फिरके वाले। लेकिन इन्होंने फर्स्ट टाइम बुनियाद रखी जिहाद करके। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन्होंने जिहाद भी किया। ठीक है, और फर्स्ट टाइम इन्होंने जो है वो बुनियाद रखी प्योर मुस्लिम स्टेट की। तो दो क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन है कि सब कॉन्टिनेंट में सब कॉन्टिनेंट में जो है हु वाज द फर्स्ट हु लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ, उसको क्या कहते हैं, मेरे ज़हन से निकल गया। मैंने आपको पहले लिखवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, उनका मैंने क्या लिखवाया था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक, हाँ, इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। ठीक है, इस्लामी रियासत की बुनियाद जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में जो इस्लामी सल्तनत की बुनियाद है ना, ठीक है, वो सबसे पहले सब कॉन्टिनेंट में किसने रखी, तो वो ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर पूछा जाए कि मुस्लिम स्टेट की बुनियाद सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले किसने रखी, तो वो सैयद अहमद बरेलवी शहीद ने रखी। तो ये दोनों थोड़ा मिक्स अप हैं, तो इसलिए आपने दोनों को अलग-अलग हवाले से याद रखना है। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं कि एक तो ये काम इन्होंने किया कि पहली जो मुस्लिम स्टेट है उसकी बुनियाद जो है, पहले अगर इस्लामिक स्टेट की बुनियाद पूछें, दोनों में फर्क है, इस्लामिक स्टेट की बुनियाद पूछें या इस्लामिक सल्तनत की बुनियाद पूछें तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। और मुस्लिम स्टेट की बुनियाद पूछें, ठीक है, तो वो जो है वो सैयद अहमद बरेलवी। ठीक हो गया। अच्छा, फिर क्या हुआ कि जी May I have a question, please? जी जी सर, इन दोनों में बेसिक क्या होगा? मुस्लिम स्टेट और इस्लामिक स्टेट में क्या डिफरेंस है? इस्लामिक स्टेट का मतलब है कि सब कॉन्टिनेंट में इस्लाम की बुनियाद या एक बाकायदा तौर पर इस्लाम का आगाज या इस्लामी बादशाहत की बुनियाद। लेकिन उस बादशाहत में हिंदू भी थे, उस बादशाहत में सिख भी थे, उसमें मराठास भी थे और उसमें मुस्लिम भी थे। लेकिन बादशाहत जो है, वो सल्तनत जो है वो इस्लामी थी। ठीक है, इनके बादशाह जो है वो मुसलमान थे, सारे जितने भी। वो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। ठीक हो गया, बात समझ आई है जी। लेकिन एक मखसूस इलाका या मखसूस पोर्शन जिसमें सिर्फ मुसलमान ही हो, ठीक है, जिसमें हिंदू ना हो, जिसमें प्योर मुस्लिम स्टेट वो कहलाए, जिसमें मराठा सिख, इनका तो इन्होंने खात्मा कर दिया जिहाद करके। ठीक है, वहां से तो निकाल दिए। ठीक है, तो सिर्फ जहाँ पे मुस्लिम थे उस स्टेट की बुनियाद जो है वो सैयद अहमद बरेलवी ने रखी। उसमें फिर हिंदू मराठा या सिख उसमें नहीं थे। हाँ जी, आप क्लियर हुआ। जी सर, थैंक यू। हाँ जी, चलिए जी आगे लिखते हैं। आप कह लें कि ये जो स्टेट की इन्होंने बुनियाद रखी थी ना, चलो मैं आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। इन सब कॉन्टिनेंट वेयर, आप कह लें कि द सिस्टम ऑफ शरिया शरिया वाज फुली इम्प्लीमेंटेड। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस्लामी सल्तनत की बुनियाद तो रखी, लेकिन उसमें बाकी मज़ाहिब को भी देखना पड़ता था। ठीक है, बाकी मज़ाहिब को देखते हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने पड़ते थे। ठीक है, बादशाह तो मुसलमान थे, लेकिन अवाम जो है उसमें हिंदू भी थे, उसमें सिख भी थे, उसमें मराठास भी थे। ठीक हो गया, तो उनको मद्देनजर रखते हुए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने पड़ते थे, इसलिए वो प्योर मुस्लिम स्टेट नहीं कहलाती थी। ठीक है, लेकिन
इन्होंने क्या किया, इन्होंने जिहाद करके प्योर मुस्लिम स्टेट की बुनियाद रखी जिसमें बाकी कोई मज़ाहिब नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का जो है वो परचम, इस्लाम का रूल था। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो इस्लाम की शरीयत है वो फुल्ली तौर पर यहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई। हाँ जी, आप मजीद क्लियर हुआ आपको? जी सर क्लियर है। चलें ठीक है, गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इन्होंने सैयद अहमद बरेलवी, बरेलवी जो है ना, इन्होंने चूंकि प्योर मुस्लिम स्टेट की बुनियाद रखी और इन्होंने प्योर जो है वो शरिया को नाफिज किया, इसलिए इन्होंने जो है ना काजी सिस्टम यहाँ पे लगाया। दे आल्सो इंट्रोड्यूस काजी सिस्टम अगेन। पुराने जमाने में जिस तरह काजी सिस्टम होता था ना, अदालतों की बजाय इन्होंने काजी सिस्टम को अगेन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया। दे आल्सो इंट्रोड्यूस काजी सिस्टम अगेन। ठीक हो गया, सैयद अहमद बरेलवी ने। और फिर इन्होंने जो है नेपोटिज्म जो है वो उसको डिसरिगार्ड किया। ये भी इनका एक कारनामा है सैयद अहमद बरेलवी का, क्योंकि हम सैयद अहमद बरेलवी को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इनका एक और कारनामा क्या है कि इन्होंने नेपोटिज्म की बड़ी सख्त मुखालफत की। पूछा जाता है कौन से ऐसे स्कॉलर हैं जिन्होंने सब कॉन्टिनेंट में नेपोटिज्म को जो है वो डिसरिगार्ड किया, तो सैयद अहमद बरेलवी। नेपोटिज्म कहते हैं अकरबा परवरी परवरी को, यानी कि अपने ही खानदान वाले बादशाह बनाई जाना। ठीक है, उसे कहते हैं अपने अपने अपनों को ही नवाजते जाना। ठीक है, तो उसे कहते हैं नेपोटिज्म। ठीक है, तो ही आल्सो डिसरिगार्डेड रिगार्डेड द, ये चीजें जो है ना ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आ सकती हैं। लाइक अगर आप में से कोई सी एस एस पी एम एस के एग्जाम दे रहा है तो उनमें भी ये चीजें पूछी जाती हैं कि सब कॉन्टिनेंट में जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे उनका क्या रोल था। तो ये तीनों स्कॉलर्स आप डिटेल से वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, सारी कहानी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, कि सिर्फ ये नहीं कि एमसीक्यूज के हवाले से आप इसको सब्जेक्टिव में भी पूरी जितनी भी बल्कि स्टार्ट से इस तरह दो कौमी नजरिए का वैसे मैं गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हो सकता है आप में से जो है सी एस एस पी एम एस के भी एग्जाम आगे दें, तो उनको मैं गाइड कर रहा हूँ कि जितनी भी आपने स्टोरी स्टार्ट से पढ़ी है मोहम्मद बिन कासिम से, तो ये सारी सब्जेक्टिव में भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे कि उसमें मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू नेशन थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है अक्सर। ठीक है, तो टू नेशन थ्योरी तो मोहम्मद बिन कासिम से स्टार्ट हो जाती है। जब से टू नेशन थे देखे ना, टू नेशन थ्योरी तो तभी बनी ना जब दो कौमें आई। ठीक है, तो हिंदू सिख और ये सारी एक कौम थी, एक जैसी थी। ये तो पहले भी रहते थे। दो कौमें कब बनी? दो कौमें तभी बनी जब मुसलमान आए। और जब मुसलमान आए कब? 712 में। ठीक है, तो जब 712 में मुसलमान आए तो ये नजरिए की बुनियाद तो तब से ही डल गई थी। ठीक है, यानी कि तब से ही दो कौमें बन गई थी। और फिर आगे आगे हाँ ये है कि जो अब 1857 के बाद है और उसमें इस नज़रिए को मजीद जो है वो एक तहरीक मिली। ठीक है, तहरीक जो है वो इसकी यहाँ से स्टार्ट होती है, लेकिन इसका आगाज़ तो मोहम्मद बिन कासिम से ही होगा, तो इसको आप पीछे लिंक कर सकते हैं। फिर इस तरीके से मुसलमानों की सब कॉन्टिनेंट में आमद कैसी हुई उस पर क्वेश्चन आता है, उसको बड़ा आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर इस तरीके से मुस्लिम स्कॉलर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या और इस किस्म के जो क्वेश्चन आते हैं तो उनको आप अपने सब्जेक्टिव पोर्शन में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक होगा। अच्छा, ही आल्सो disregarded the nepotism in subcontinent। ठीक हो गया। अच्छा, फिर 1826 में ये वार जो है हुई थी, लेकिन बाद में मैंने कहा कि एक दफा तो वार ये जीत गए थे, लेकिन बाद में सैयद अहमद बरेलवी को इसी वार के नतीजे में बाद में कत्ल भी कर दिया गया था 5 साल बाद 1831 में। तो ही डाइड इन 1831। ही डाइड, बल्कि ही मर्डर्ड, ही वाज मर्टायर्ड, मर्टायर्ड लिखना है, मर्टायर्ड इन 1831 एंड buried इन बालाकोट। वो मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये इसका स्क्रीन शॉट ले लें, फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, एक और बात आप लोगों से शेयर कर दूं कि जूम पे मैंने क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि वहाँ पे ज़रा सिग्नल इशू आ रहा था। गूगल मीट पे हैवी है या जो भी है, तो इसलिए मैंने इसको ज़रा जूम पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी आपको डिफ़िकल्टी ये होगी कि इसमें आपको क्लास को 2 दफ़ा ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है सर? 2 दफ़ा कैसे कि अभी 40 मिनट की टाइम होता है जूम का, अभी उसमें 2 मिनट रह गए हैं, तो अभी एक दफ़ा ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है,
और उसके बाद अभी मैंने वैसे काफ़ी अर्सा से जूम चलाया नहीं है, मुझे नहीं पता अब इनका क्या सिस्टम है, फौरी तौर पे दोबारा कनेक्ट हो जाती है या कोई 5-10 मिनट मजीद वो टाइम बीच में ब्रेक लेते हैं और उसके बाद कनेक्ट होती है। ठीक है, अगर किसी वजह से आज कनेक्ट ना हो गई तो आज आप यहीं तक इसको कीजिएगा, मैं मैसेज कर दूंगा ग्रुप में। और अगर फौरी कनेक्ट हो गई तो दोबारा से कनेक्ट कर लीजिएगा जूम को। ठीक हो गया, अभी 1 मिनट रह गया, तो फिर हम दोबारा इन 3 रिफॉर्मिस्ट को एक दफ़ा इसके ना समरी देखेंगे, तीनों रिफॉर्मिस्ट की, सैयद अहमद शहीद की भी और सैयद अहमद सरिंदी की भी, और सॉरी शेख अहमद सरिंदी की भी, शाह वलीउल्लाह की भी, और सैयद अहमद शहीद की भी। तीनों को मिला के देखेंगे कि इन्होंने फिर क्या क्या जो है वो इनमें डिफरेंस है और क्या क्या तीनों ने काम किए। ठीक हो गया, लेकिन अभी मुझे अंदाज़ा नहीं है कि जूम मीटिंग का डिस्कनेक्ट होने के बाद ये कैसे दोबारा आपने सेम इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन करना है, लिंक दोबारा नहीं आएगा, वही सेम लिंक जो आपने पहले क्लिक किया सेम उसी लिंक को दोबारा ज्वाइन करना है। लेकिन शायद बीच में 5 या 10 मिनट का वो गैप लेते हो, उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग, पहले तो नहीं था लेकिन एक दफ़ा शायद मैंने किया था तो मुझे लग रहा है कि 5 या 10 मिनट का बीच में गैप है। तो ऐसा हुआ तो फिर देख लेंगे, या आप 5-10 मिनट ठहर के ज्वाइन कर लें बेशक, तो उसमें हम जो है वो समरी देख लेंगे। ठीक है जी, बहरहाल मैं आपको ग्रुप में गाइड कर दूंगा कि आपने दोबारा ज्वाइन करना है या नहीं करना है। ठीक है, अभी इस पर टाइम आता है ना जी। स्टूडेंट, मेरी बात क्लियर होगी है सबको? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। जी। चलो ठीक है, गुड। इसका स्क्रीन शॉट ले लें, अभी लेस देन 1 मिनट रह गए, एक दफ़ा ये डिस्कनेक्ट होगा, उसके बाद मैं मैसेज करता हूँ ग्रुप में।